चारों तरफ रात का सन्नाटा और अंधेरा था। कमरे में सिर्फ बेड लैंप की हल्की सी मध्यम पीली रोशनी फैली हुई थी। खिड़की से आती ठंडी हवा में पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। उसी कमरे के किंग साइज बेड के रेशमी गद्दों पर एक नीले रंग का दुपट्टा लापरवाही से गिरा हुआ था। इसी धुंधली रोशनी में कमरे के एक सुदूर कोने में सिल्क की नाइटी पहने एक नाजुक सा वजूद थरथरा रहा था। सिसकियों की आवाज़ इतनी मध्यम थी जैसे कोई अपनी ही सांसों को खुद से छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। रुद्र ने जब अपने मास्टर बेडरूम का भारी सागौन का दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र सीधे बेड पर न जाकर उसके कोने में दुबकी हुई लड़की पर पड़ी। ऑस्ट्रेलिया में हफ्तों की लंबी मीटिंगों, कंपनी की बड़ी बड़ी डील और लगातार फ्लाइट से सफ़र करने की थकावट के बाद रुद्र बस इतना चाहता था कि वह सीधा अपने बिस्तर पर ढह जाए। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसकी गहरी काली आंखों में आश्चर्य की तेज़ लकीरें खिंच गईं। उसकी भारी और रौबदार आवाज़ बंद कमरे में गूंजी, कौन हो तुम और मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? लड़की ने झटके से अपना चेहरा उठाया। उसकी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में बेइंतहा खौफ तैर रहा था। भीगे हुए घने बाल उसके गालों और नाजुक कंधों पर बिखरे पड़े थे। वह हड़बड़ाकर खड़ी हुई और दीवार से पीठ सटाकर खुद को समेटने लगी। डर के मारे उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई हिरनी किसी शिकारी के पंजे में फंस गई हो। मैं कोई चोर नहीं हूँ। अवनी की आवाज़ कांप रही थी। उसके होंठ पूरी तरह सूख रहे थे। रुद्रवीर के चेहरे पर सख्त पसीने और झुंझलाहट के भाव आए। वह बिजनेस वर्ल्ड का वो खिलाड़ी था जो अपने एक ही इशारे से बड़े बड़े सौदे तय करता था। उसकी 6 फीट से ऊंची कदकाठी और मस्कुलर चेस्ट के सामने अवनी का 19-20 साल का नाजुक वजूद बहुत छोटा लग रहा था। वह भारी कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। रुद्रवीर ने उसकी नाजुक कलाई को अपने सख्त और गर्म हाथ में जकड़ लिया। मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? उससे पहले सच सच बताओ कि तुम कौन हो और मेरे इस प्राइवेट पेंट हाउस में कैसे घुसी? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अवनी की आंखों से आंसू की 2 बूंदें टूटकर रुद्रवीर के हाथ पर गिरीं। रुद्रवीर ने गुस्से में उसकी बाहों को थोड़ा और ऊपर उठाया। देखो, जब तक तुम मुझे सच सच नहीं बताओगी कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में इस वक्त क्यों आई हो, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। रुद्रवीर ने उसकी कलाई और तेज दबोचते हुए कहा, मैं कोई चोर नहीं हूँ। आपकी पत्नी हूँ। वह सुबकते हुए धीरे से बोली। रुद्रवीर के होंठों पर तंजिया मुस्कान उभरी। उसने अवनी को करीब खींचा और उसके कान के पास झुककर बोला, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है कि तुम मेरे कमरे में इस तरह बैठी होगी। फिर मैं आऊँगा, तुमसे पूछूंगा कि तुम कौन हो और तुम मुझे कहोगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं मान लूँगा। उसकी गर्म सांसें अवनी के चेहरे और गर्दन पर टकरा रही थीं। अवनी की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगीं। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। बताओ मुझे कौन हो, वरना मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाऊंगा, फिर वो तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालेगी। वह दहाड़ा। अवनी ने डरकर झटके से आंखें खोलीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, उसने बहुत धीमे से कांपती हुई आवाज़ में कहा। रुद्रवीर ने गुस्से में अपने होंठ भींचे और आंखें बंद करके अवनी को पीछे की तरफ धकेलते हुए झटके से उसका हाथ और जोर से दबोचा। अवनी दर्द से बुरी तरह चीख उठी। लेकिन तभी कमरे की मध्यम रोशनी में उसकी नज़र अवनी की गोरी कलाई और पेट के ऊपरी हिस्से पर पड़ी। रुद्रवीर के हाथ अचानक ढीले पड़ गए। अवनी के मखमली जिस्म पर जगह जगह नीले काले निशान थे और वहाँ पर जलने के दाग गहरे थे। एक पल के लिए कमरे का तापमान जैसे शून्य पर पहुँच गया। रुद्रवीर का दिल एक अनजाने खौफ से धड़क उठा। उसे उस लड़की के शरीर पर निशानों को देखकर ही अंदाजा हो गया था कि ये निशान किसी एक्सीडेंट या चोट के नहीं है, बल्कि बेदर्दी से दी गई मानसिक और शारीरिक यातनाओं के गवाह थे। यह सब क्या है? रुद्रवीर के लहजे में गुस्से की जगह एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट आ गई। तुम्हें ये चोट किसने पहुंचाई? अवनी ने तेजी से अपनी नाइटी की आस्तीन नीचे खींचने की कोशिश की और हिचकिचाते हुए पीछे हटने लगी। कुछ नहीं हुआ, बस गिर गई थी। रुद्रवीर ने अपने घने बालों में उंगलियां फेरी। फिर अचानक उसके दिमाग में एक भूली हुई बात गूंजी। 2 महीने पहले उसके पिता के देहांत के तुरंत बाद और दुबई में एक $multi-million रियल एस्टेट डील के चक्कर में उसके बड़े भाई रणवीर ने एक पारिवारिक रस्म के तौर पर उसकी शादी तय कर दी थी। रुद्रवीर उस वक्त इतना उलझा हुआ था कि शादी के फेरों के अगले ही घंटे चार्टर्ड प्लेन पकड़कर
ऑस्ट्रेलिया निकल गया था। वह अपनी दुल्हन का चेहरा तक नहीं देख पाया था। उसे याद आया, उसकी पत्नी, तुम। रुद्रवीर ने अवनी के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी सादगी, बेपनाह हुस्न और मासूमियत का एक ऐसा संगम जो उसने अपनी हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट लाइफ में कभी नहीं देखा था। तुम ही अवनी हो। अवनी ने धीरे से अपनी नजरें झुकाईं और अपने दुपट्टे से खुद को ढकते हुए धीमी आवाज में बोली, हाँ, अब आपने आपने मुझे पहचान लिया। रुद्रवीर के सख्त होठों पर एक हल्की अनजानी सी मुस्कान तैर गई। उसकी नजरें अपनी की भीगी हुई पलकों और पंखुड़ी जैसे कांपते होठों पर टिक गई। 2 महीने का तनाव और बिजनेस का बोझ जैसे एक पल में हवा हो गया। मुझे तो लगा था कि भैया ने मेरी शादी किसी स्कूल जाने वाली बच्ची से करा दी है। रुद्रवीर ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी और नटखट बनाते हुए कहा, लेकिन तुम तो अच्छी खासी समझदार दिखती हो। अवनी का चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया। उसने दुपट्टे को और कसकर अपने सीने से लिपटा लिया। अगर आप मुझे पहचान गए हैं तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे मुझे नीचे सर्वेंट क्वार्टर में जाना है। सर्वेंट क्वार्टर? रुद्रवीर के माथे पर त्योरियां चढ़ गई। मेरी वाइफ, शेखावत एम्पायर की बहू, सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रहेगी? और यह तुम्हारे शरीर पर निशान कैसे हैं? मुझे हर बात का जवाब चाहिए, अभी और इसी वक्त। कमरे की गहरी खामोशी में अवनी के दिल की धड़कनें रुद्रवीर को साफ सुनाई दे रही थीं। मुझे हर बात का जवाब चाहिए, अभी। रुद्रवीर का भारी और सख्त स्वर कमरे की खामोशी को चीरता हुआ अभी भी गूंज रहा था। अवनी ने सहम कर अपनी नजरें नीचे झुका लीं। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन खौफ ने उसकी जुबान बांध रखी हो। रुद्रवीर ने आगे बढ़कर उसकी कलाई को बिना कोई दर्द दिए मजबूती से थाम लिया और उसे खिड़की के पास वाली मेज के करीब ले आया। अवनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। रुद्रवीर की आवाज में भले ही शक्ति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की बहू हो, फिर तुम सर्वेंट क्वार्टर में जाने की बात क्यों कर रही हो? और ये तुम्हारे जिस्म पर नीले काले निशान, ये चोटें तुम्हें किसने दी हैं? अवनी ने अपनी सिसकियों को दबाने की नाकाम कोशिश की। उसने अपने दुपट्टे से चेहरे को ढकते हुए धीमी टूटी आवाज में कहा, बड़े भैया और काव्या भाभी, वो कहती हैं कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। जिस दिन आप विदेश गए थे, उसी रात भाभी ने मुझे इस बेडरूम से निकाल दिया था। रुद्रवीर का माथा सिकुड़ गया, उसकी नसें तन गईं। भाभी ने? काव्या भाभी ने तुम्हें यहाँ से निकाला? जी। अवनी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने कहा था कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका एक रुतबा है। मेरे गरीब परिवार से होने की वजह से मैं आपके नाम के लिए एक मजाक हूँ। पिछले 2 महीनों से मुझे रसोई का सारा काम, बर्तन धोना और झाड़ू पोंछा करना पड़ता है। अगर कभी काम में जरा सी देर हो जाती है या मुझसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो भाभी मुझे स्टोर रूम में बंद कर देती थी। ये निशान उसी बेदर्दी के हैं। अवनी की बात सुनकर रुद्रवीर के भीतर जैसे बारूद का विस्फोट हो गया। उसका खून खौल उठा। जिस भाभी को उसने हमेशा माँ का दर्जा दिया था, वह उसकी गैर मौजूदगी में उसकी मासूम पत्नी पर इस कदर जुल्म ढा रही थी। रुद्रवीर ने गहरा सांस लिया। उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अवनी के दोनों कंधों को धीरे से सहलाया। उसके स्पर्श में अब कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि एक अनजानी सी गर्माहट और हिफाजत का एहसास था। अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता अवनी, यह रुद्रवीर शेखावत का वादा है तुमसे। उसने अवनी की आंखों से गिरते हुए आंसुओं को अपनी उंगलियों के पोरों से पोंछते हुए कहा। तभी कमरे के भारी दरवाजे पर अचानक जोर जोर से दस्तक हुई। रुद्र, तुम अंदर हो क्या? काव्या भाभी की तीखी और बनावटी मिठास से भरी आवाज बाहर से आई। मैंने सुना है तुम अभी लौटे हो, दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए गर्म खाना और दूध लाई हूँ। अवनी डर के मारे झटके से पीछे हटने लगी। उसका वजूद थर थर कांपने लगा। रुद्रवीर ने अवनी को देखा, फिर उसकी कलाई को धीरे से थामकर उसे अपने पीछे कर लिया। रुद्रवीर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने काव्या भाभी खड़ी थी, जिनके चेहरे पर एक तरफ छोटी मुस्कान थी तो दूसरी तरफ रुद्रवीर को हफ्तों बाद देखकर एक अलग ही अकड़ थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें रुद्रवीर के पीछे खड़ी अवनी पर पड़ी, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। आंखों में एक पल के लिए कड़वाहट और जलन की चिंगारी चमकी। अरे, यह लड़की यहाँ क्या कर रही है? काव्या ने तुरंत अपना पासा फेंका और सख्त लहजे में बोली, रुद्र, तुम थके हारे आए हो और ये नौकरानी की तरह आवारा घूम रही है। अवनी, मैंने तुमसे कहा था ना
कि नीचे जाकर सफाई करो? तुम यहाँ सांप के कमरे में क्या कर रही हो? रुद्रवीर ने एक ठंडी और जहरीली मुस्कान के साथ काव्या की तरफ देखा। उसकी आवाज़ इतनी नीची और गंभीर थी कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। भाभी, यह कोई नौकरानी नहीं है, यह अवनी है, रुद्रवीर शेखावत की पत्नी और इस घर की छोटी बहू। रुद्रवीर ने अपनी भारी आवाज़ में अपने पति के अधिकार के साथ कहा, और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रह रही थी। उसके जिस्म पर ये चोट के निशान कहाँ से आई? काव्या के कदम 2 इंच पीछे हट गए। वो घबरा गई, लेकिन तुरंत संभल कर बोली, अरे रुद्र, तुम गलत समझ रहे हो। यह लड़की बहुत कामचोर और लापरवाह है। घर के कामकाज सिखाने के लिए इसे थोड़ा डांटना फटकारना पड़ता था। और चोट, यह तो खुद ही सीढ़ियों से गिर गई होगी। तुम इसकी भोली सूरत पर मत जाओ। बस भाभी, रुद्रवीर ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए आपसे। आज के बाद अगर अवनी की आंखों से आंसू की एक बूंद भी गिरी तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी बड़ी भाभी हैं, और यह मेरा कमरा है, और अवनी भी अब यहीं रहेगी। आप जा सकती हैं। काव्या का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। वो बिना कुछ और कहे पैर पटकती हुई वहां से चली गई। रुद्रवीर ने दरवाज़ा बंद किया और लॉक लगा दिया। कमरे में एक बार फिर वही खामोशी लौट आई, लेकिन अब इस खामोशी में एक नया एहसास था, सुरक्षा का एहसास। अवनी अभी भी दीवार से सटी खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। रुद्रवीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अवनी ने घबराकर अपनी पलकें मूंद ली। उसे लगा कि शायद रुद्रवीर भी अब उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन जब रुद्रवीर के गर्म और मजबूत हाथों ने उसकी कमर को घेरा तो उसके पूरे जिस्म में एक सिरहन दौड़ गई। तुम डर क्यों रही हो? रुद्रवीर ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए कहा। उसकी आंखें अवनी के गुलाबी कांपते हुए होंठों पर टिक गईं। मुझे मुझे आदत नहीं है, अवनी ने बहुत मध्यम आवाज में कहा। किस बात की आदत नहीं है? प्यार की। रुद्रवीर के लहजे में बेपनाह कशिश थी। उसने अवनी को अपनी आगोश में थोड़ा और भींच लिया। अवनी का सीना सीधे रुद्रवीर की चौड़ी छाती से सट गया। कोई बात नहीं अवनी, धीरे धीरे तुम्हें मेरी प्यार की आदत हो जाएगी। अवनी का 2 महीनों का दर्द, अकेलापन और खौफ जैसे इस एक छुअन में पल भर में बहने लगा। रुद्रवीर ने धीरे से अवनी के माथे पर अपने ओंठ टेक दिए। अवनी की आंखें बंद हो गईं और उसने अनजाने में ही रुद्रवीर के कोट को कसकर पकड़ लिया। आज से तुम अकेली नहीं हो अवनी, रुद्रवीर ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। उसकी गर्म सांसें अवनी की मुलायम धड़कनों को छू रही थीं, जिससे अवनी के पूरे शरीर में एक मीठी सी सिरहन दौड़ गई। पिछले 2 महीनों से जिस खौफ, दर्द और अकेलेपन का बोझ वह अपने सीने में दबाए बैठी थी, रुद्रवीर के इस एक वाक्य ने जैसे उन सारे दुखों पर मरहम रख दिया था। रुद्रवीर ने धीरे से अवनी का चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा। उसकी उंगलियां अवनी के गालों पर ठहरे आंसुओं के निशानों को पहुंच रही थीं। अवनी का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं। मेरी तरफ देखो अवनी, रुद्रवीर की गहरी भारी आवाज़ कमरे के सन्नाटे में गूंजी। अवनी ने झिझकते हुए धीरे से अपनी पलकें उठाईं। रुद्रवीर की आंखों में इस वक्त कोई गुस्सा नहीं था। वहाँ सिर्फ एक बेपनाह कशिश, अपनापन और एक ऐसा सुकून था जो अवनी ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। आप सच में मुझसे गुस्सा नहीं हैं? अवनी के कांपते होंठों से मासूमियत भरा सवाल निकला। रुद्रवीर के होंठों पर एक हल्की रूहानी मुस्कान उभर आई। गुस्सा तो मुझे खुद पर आ रहा है अवनी, कि मैं अपनी इतनी मासूम पत्नी को इस घर के भेड़ियों जैसे लोगों के बीच अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन अब और नहीं। इतना कहते ही रुद्रवीर ने झुककर अवनी की गर्दन पर अपने ओंठ टिका दिए। वह महज एक स्पर्श नहीं था, बल्कि सुरक्षा और अधिकार का एक अटूट एहसास था। अवनी के जिस्म से सारा खिंचाव धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। उसने अनजाने में ही अपने दोनों हाथ रुद्रवीर के चौड़े सीने पर रख दिए और उसकी शर्ट को मजबूती से थाम लिया। रुद्रवीर ने बिना कोई जल्दबाजी किए अवनी को अपनी मजबूत पाँव में उठा लिया। अवनी के मुंह से एक मध्यम सी चीख निकली और उसने अपनी गर्दन रुद्रवीर के कंधे में छुपा ली। रुद्रवीर उसे उठाकर सीधे किंग साइज बेड पर ले आया और बेहद नजाकत से रेशमी गद्दे पर लिटा दिया, जैसे कोई कांच की बेहद कीमती और नाजुक मूर्त रखी जा रही हो। अवनी की घनी काली जुल्फें तकिए पर फैल गईं। नाइटी का गला थोड़ा सरक जाने से उसकी सुराहीदार गर्दन और उस पर बने हल्के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। रुद्रवीर की नजरें उन चोटों पर पड़ी तो उसका दिल एक बार फिर तड़प उठा। वह बेड के किनारे बैठा और उसने ड्रेसिंग टेबल से एक एंटीसेप्टिक क्रीम का ट्यूब उठाया। यह क्या कर रहे हैं आप?
अवनी ने घबराकर उठने की कोशिश की। चुपचाप लेटी रहो, रुद्रवीर ने थोड़ा प्यार से डांटते हुए कहा। उसने अपनी उंगली पर क्रीम निकाली और बेहद आहिस्ता से अवनी के कंधे और गर्दन के चोटों पर लगाने लगा। जैसे ही रुद्रवीर की उंगली अवनी की मखमली और गर्म रंगत को छूती, अवनी की सांसें तेज हो जाती। दर्द हो रहा है, रुद्रवीर ने रुककर उसकी आंखों में देखा। नहीं, बस। अवनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसका पूरा चेहरा शर्म और अजनबी एहसास से लाल हो चुका था। बस क्या? रुद्रवीर ने फुसफुसाते हुए क्रीम को उसकी बांह और कलाई के जख्मों पर मलना शुरू किया। रुद्रवीर का स्पर्श जितना सहलाने वाला था, उतना ही अवनी के भीतर छुपे दर्द को पिघला रहा था। जज्बातों का ऐसा सैलाब उनके बीच बहने लगा, जहां शब्द कम और जज्बात ज्यादा बोलने लगे थे। रुद्रवीर ने क्रीम साइड टेबल पर रखी और अवनी के ऊपर थोड़ा झुक गया। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझने लगीं। अवनी, क्या तुम मुझे अपना पति मानती हो? रुद्रवीर ने बेहद भावुक होकर पूछा। अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने धीरे से अपनी आंखें झुकाकर हाँ में सिर हिला दिया। उस एक छोटे से इशारे ने रुद्रवीर के सब्र का बांध तोड़ दिया। उसने अवनी के गुलाबी कांपते हुए होठों पर अपने होंठ रख दिए। यह कोई आक्रामक छुअन नहीं थी, इसमें एक अनजानी तड़प, बेबसी और बेपनाह मोहब्बत घुली हुई थी। अवनी का पूरा वजूद कांप उठा, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि उस रूहानी नजदीकी से जो उसे अपने आगोश में ले रही थी। अवनी की उंगलियां रुद्रवीर के बालों में उलझ गईं। कमरे की मध्यम रोशनी में दो रूहें धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन हो रही थीं। पिछले 2 महीनों का कड़वा सच, काव्या का खौफ और सर्वेंट क्वार्टर का अंधेरा, सब कुछ इस कमरे की गर्माहट में पिघल कर गायब हो रहा था। जब रुद्रवीर ने कुछ देर बाद अपने होंठ अलग किए, तो अवनी की सांसें उखड़ रही थीं और उसके गालों पर एक नया ही नूर दमक रहा था। रुद्रवीर ने उसे अपने सीने से लिपटा लिया और रेशमी कंबल दोनों पर डाल दिया। अवनी ने अपना सिर रुद्रवीर के दिल की धड़कन पर रख दिया, जो बेहद तेजी से धड़क रहा था। अब सो जाओ, रुद्रवीर ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा। कल सुबह से इस घर का हर नियम बदलेगा। अवनी ने रुद्रवीर की शर्ट को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें मूंद लीं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि भले ही बाहर तूफान खड़ा हो, लेकिन इस मर्द की छाती से लगकर वह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर है। उधर दूसरी तरफ हवेली की पहले माले पर अपने आलीशान कमरे में काव्या गुस्से से पागल हो रही थी। कांच का एक बेशकीमती फूलदान दीवार पर लगकर चूर चूर हो चुका था। यह कैसे हो सकता है? काव्या दांत पीसते हुए बड़बड़ाई। रुद्र उस मामूली सी 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझसे छुपा लड़ाएगा। अगर यही लड़की रुद्र के दिल में बैठ गई, तो इस घर और शेखावत प्रॉपर्टी पर मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, वो भी हमेशा के लिए। उसके दिमाग में एक बेहद जहरीली और खौफनाक साजिश की चिंगारी जन्म ले चुकी थी। वो गुस्से और जलन से जलती हुई कमरे में चक्कर काट रही थी। रुद्र को लगता है कि वह उस 2 कौड़ी की लड़की को मेरी जगह बिठा देगा। काव्या ने अपने होंठ खींचे और खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबे बगीचे को घूरा। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अगर रुद्रवीर और अवनी के बीच यह भावनात्मक और शारीरिक रिश्ता गहरा होता चला गया, तो शेखावत एम्पायर की मालकिन बनने का उसका सपना हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। उसे अवनी को नीचा दिखाने और रुद्रवीर की नज़र में उसे चरित्रहीन साबित करने के लिए किसी बड़े दाव की जरूरत थी। उधर मास्टर बेडरूम में सुबह की पहली सुनहरी किरणें भारी पर्दों को चीरती हुई बेड पर पड़ी। अवनी की आंखें धीरे से खुली। उसने खुद को रुद्रवीर की चौड़ी छाती से पूरी तरह लिपटा हुआ पाया। रुद्रवीर का एक हाथ उसकी कमर पर रखा हुआ था और उसकी सांसें अवनी के माथे को छू रही थीं। अवनी के गाल शर्म से लाल हो गए। कल रात का हर एक पल उसके जहन में कौन गया। रुद्रवीर का वह बेहद नजाकत भरा स्पर्श, उसके जख्मों पर क्रीम लगाना और फिर वह बेपनाह मोहब्बत। अवनी ने धीरे से अपना हाथ उठाकर रुद्रवीर के चेहरे को छुआ। तभी रुद्रवीर की आंख खुल गई। उसके होंठों पर एक गहरी नींद से भरी मुस्कान आई। उसने अवनी की उंगलियों को चूम लिया। गुड मॉर्निंग मेरी मासूम पत्नी। रुद्रवीर की भारी आवाज कमरे में गूंजी। गुड मॉर्निंग। अवनी ने लजाते हुए अपना चेहरा रुद्रवीर के सीने में छिपाने की कोशिश की। रुद्रवीर ने हल्की हंसी हंसते हुए उसे अपने थोड़ा और करीब खींच लिया। अब इस तरह मुंह छिपाने से काम नहीं चलेगा। आज से तुम्हें इस घर की छोटी बहू का दर्जा संभालना है। और हाँ, आज के बाद तुम सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहोगी और ना ही घर के या रसोई के कामों में हाथ लगाओगी। अवनी ने ऊपर देखा। उसकी सुनहरी आंखों में एक अनजाना सा डर फिर तैर गया। लेकिन बड़े भैया और काव्या भाभी वो गुस्सा करेंगे। इस घर में मेरी इजाजत के बिना अब कोई तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। रुद्रवीर ने उसके माथे पर होंठ रखते हुए दृढ़ता से कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं फ्रेश होकर नीचे आता हूँ। आज हम साथ नाश्ता करेंगे। आधे घंटे बाद
अवनी हल्के गुलाबी रंग की सूती साड़ी पहने, बालों को सलीके से बांधकर नीचे डाइनिंग हॉल में आई। रुद्रवीर भी अपने ब्लैक सूट में तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। डाइनिंग टेबल पर काव्या और रुद्रवीर के बड़े भाई रणवीर जी पहले से बैठे हुए थे। रणवीर एक सीधे साधे शांत मिजाज के इंसान थे जो हमेशा अपनी पत्नी काव्या की बातों में आ जाते थे। अवनी को रुद्रवीर के साथ सीढ़ियों से उतरते देख काव्या की आंखों में कड़वाहट तैर गई, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक झूठी मीठी मुस्कान ला दी। अरे रुद्र, आओ बेटा, नाश्ता तैयार है, काव्या ने बेहद प्यार जताते हुए कहा। और अवनी, तुम भी बैठो। कल रात रुद्र ने जो कहा, उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मुझसे ही भूल हो गई थी। आखिरकार तुम इस घर की छोटी बहू हो, मुझे तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अवनी हैरान रह गई। उसे अपनी जेठानी के इस अचानक बदले व्यवहार पर यकीन नहीं हो रहा था। रुद्रवीर ने एक पैनी नज़र काव्या पर डाली और अवनी की कुर्सी खींचकर उसे बैठने के लिए कहा। वह बैठ गई। नाश्ते के दौरान सब शांत थे। तभी अचानक हवेली का नया सिक्योरिटी गार्ड रंजीत हॉल में दाखिल हुआ। उसने काव्या की तरफ देखा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, मालकिन, वो छोटे साहब की गाड़ी की चाबी आपने मांगी थी। काव्या ने तुरंत अपनी चाय का कप रखा और एक अजीब सी चिंता भरा नाटक करते हुए बोली, अरे रंजीत, तुम सीधे यहाँ क्यों चले आई? मैंने तुमसे कहा था ना कि अवनी के कमरे में जाकर सीधे चाबी दे दिया करो, जैसे तुम पिछले 2 महीनों से रोज सुबह शांति में उससे मिलने जाते थे। यह सुनते ही डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। रणवीर ने चौंक कर काव्या को देखा। काव्या, यह तुम क्या कह रही हो? रुद्रवीर का हाथ हवा में रुक गया। उसकी काली आंखें अचानक अंगारे जैसी जलने लगीं। उसने अपनी गर्दन घुमाकर काव्या को देखा। काव्या ने तुरंत घबराने का नाटक किया, अपनी हथेली मुंह पर रखी और बोली, ओहो, यह मेरे मुंह से क्या निकल गया? रुद्र, तुम गलत मत समझना, मैं तो बस कह रही थी कि रंजीत अक्सर अवनी की मदद करता था जब तुम विदेश में थे। रात बेरात यह अवनी के कमरे के चक्कर काटता था। मुझे तो लगा कि तुम दोनों के बीच। भाभी, रुद्र की दहाड़ से पूरा डाइनिंग हॉल थर्रा उठा। टेबल पर रखे कांच के गिलास खड़कने लगे। अवनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़का मानो सीना चीर देगा। भाभी, आप ये क्या झूठ बोल रही हैं? मैं इस कार्ड को जानती तक नहीं। यह तो वही कार्ड है जिसने उस दिन स्टोर रूम का दरवाज़ा बाहर से। चुप रहो अवनी, काव्या चिल्लाई। अब अपनी सफाई में झूठ मत बोलो। रंजीत, तुम खुद बताओ, क्या तुम अवनी के कमरे में नहीं जाते थे? सिक्योरिटी गार्ड रंजीत ने डरने का नाटक करते हुए अपना सिर झुका लिया और दबी आवाज़ में बोला, मालकिन, मुझे नौकरी से मत निकालिए। छोटी मालकिन ही मुझे अपने कमरे में बुलाती थीं, कहती थीं कि साहब तो विदेश में है, उनका मन नहीं लगता। यह सुनते ही रणवीर गुस्से में खड़े हो गए। रुद्र, यह क्या बकवास है? यह लड़की हमारे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने तड़प कर रुद्रवीर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। रुद्र, मेरी तरफ देखिए। अवनी ने रुद्रवीर का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसकी आवाज़ सिसकियों में डूब रही थी। कसम से मैंने कभी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। यह सब एक भयानक साजिश है। काव्या के होंठों पर एक ना दिखने वाली जहरीली मुस्कान तैर गई। उसे लगा कि उसका तीर ठीक निशाने पर लगा है और अब रुद्रवीर इस चरित्रहीन लड़की को धक्के मारकर हवेली से बाहर फेंक देगा। रुद्रवीर धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। उसकी भारी सांसों की आवाज़ बंद हॉल में साफ सुनाई दे रही थी। वह भारी कदमों से आगे बढ़ा और सीधे गार्ड रंजीत के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी 6 फीट से ऊंची कदकाठी के सामने गार्ड्स रंजीत थर थर कांपने लगा। पूरे डाइनिंग हॉल में ऐसी सांस रोक देने वाली खामोशी छा गई कि सबकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। अवनी अपनी सिसकियों को दबाए फटी फटी आंखों से रुद्रवीर की तरफ देख रही थी। तुमने अभी क्या कहा रंजीत? रुद्रवीर की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी और खौफनाक थी। अवनी तुम्हें अपने कमरे में बुलाती थी? जी साहब, मालकिन सही कह रही हैं, रंजीत ने हकलाते हुए कहा। छोटी मालकिनी मुझे। इससे पहले कि रंजीत अपनी बात पूरी कर पाता, रुद्रवीर का जोरदार भारी मुक्का सीधे उसकी नाक पर पड़ा। एक खौफनाक चटाके की आवाज़ के साथ रंजीत के मुंह से खून का फव्वारा छूटा और वह लड़खड़ाकर सीधे मार्बल के फर्श पर जा गिरा। रुद्र, रणवीर जी चिल्ला उठे। काव्या के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गईं। रुद्रवीर ने रंजीत का कॉलर पकड़ा और उसे एक ही झटके में उठाकर दीवार से सटा दिया। तेरी यह हिम्मत कि तू मेरी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठाई। मैं तुझे उसी दिन पहचान गया था जब अवनी के हाथ पर जले का निशान देखा था। यह वही इंसान है भाभी
जो उस दिन स्टोर रूम का पहरा दे रहा था। रुद्रवीर ने घिन से रंजीत को पीछे धकेला और काव्या की तरफ मुड़ा। उसकी काली आंखों में ऐसा भयानक गुस्सा था कि काव्या 2 कदम पीछे हट गई। भाभी, मुझे बेवकूफ़ बनाने का खेल बंद कीजिए। रुद्रवीर ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक बटन दबाया। मैंने इस हवेली में कदम रखते ही रात को ही सिक्योरिटी रूम का एक्सेस अपने फ़ोन पर ले लिया था। इस गार्ड ने कल रात स्टोर रूम से बाहर निकलने की कोशिश की थी और अवनी ने इसे थप्पड़ मारा था। यह फुटूज देख लीजिए। डाइनिंग टेबल पर रखे फ़ोन में साफ दिख रहा था कि गार्ड रंजीत ने अवनी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और अवनी ने अपनी हिफाजत के लिए उसे धक्का देकर दूर भगाया था। काव्या के चेहरे का रंग पूरी तरह पीला पड़ गया। उसके पास छुपाने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। रणवीर जी ने जब ये फुटेज देखी तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने आगे बढ़कर रंजीत को 2-3 करारे थप्पड़ जड़े और पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। काव्या, रणवीर जी अपनी पत्नी पर चीख उठे, तुम इतनी गिर सकती हो? तुमने रुद्र की अनुपस्थिति में इस मासूम लड़की पर इतने अत्याचार किए और आज इस पर ऐसा नीच लांछन लगा रही थी। काव्या ने फूट फूट कर रोने का नाटक शुरू कर दिया। रणवीर, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो बस इस घर की इज्जत बचाना चाहती थी। मुझे लगा यह लड़की रुद्र के लायक नहीं है। बस करिए भाभी। रुद्रवीर ने अपने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। आज के बाद अगर आपने अवनी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। रुद्रवीर आगे बढ़ा और उसने कांपती हुई अवनी का हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। अवनी की आंखों में इस वक्त आंसुओं के बीच अपने पति के लिए बेपनाह इज्जत और मोहब्बत का एहसास था। रुद्रवीर उसे सहारा देकर वापस ऊपर अपने मास्टर बेडरूम में ले आया। कमरे में आते ही अवनी रुद्रवीर के सीने से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। रुद्रवीर ने उसकी पीठ को आहिस्ता से सहलाया और उसके बालों को चूमा। मैंने कहा था ना अवनी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अगले कुछ हफ्ते हवेली में एक अजीब सी शांति के साथ बीते। रुद्रवीर ने अपनी कंपनी का ज़्यादातर काम घर से ही करना शुरू कर दिया ताकि वह अवनी का ध्यान रख सके। इसी दौरान अवनी की तबीयत कुछ अजीब सी रहने लगी। उसे अक्सर सुबह सुबह जी मिचलाने और चक्कर आने की शिकायत होने लगी। तो रुद्रवीर अवनी को हॉस्पिटल लेकर गया और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने अवनी की जांच की तो डॉक्टर ने एक ऐसी खुशखबरी दी जिसने पूरे माहौल को खुशियों से भर दिया। मुबारक हो रुद्रवीर जी, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हैं। आप पिता बनने वाले हैं। रुद्रवीर की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अवनी को अपनी आगोश में भर लिया। अवनी के गालों पर शर्म और खुशी की सुर्खी दौड़ गई। उसने रुद्रवीर के कंधे पर अपना सिर रख दिया। लेकिन यह खुशखबरी काव्या के दिल में तेजाब की तरह गिरी। अगर अवनी ने शेखावत खानदान के वारिस को जन्म दे दिया तो हवेली और बिजनेस की पूरी पावर हमेशा के लिए रुद्रवीर और अवनी के हाथों में चली जाएगी। काव्या का दिमाग एक बार फिर खौफनाक षड्यंत्र रचने लगा। कुछ दिनों बाद रुद्रवीर को एक बेहद अर्जेंट बोर्ड मीटिंग के लिए कुछ घंटों के लिए ऑफिस जाना पड़ा। उसने जाते वक्त अवनी के माथे को चूमा और कहा, मैं 2 घंटे में लौट आऊँगा। तुम आराम करना और कमरे से बिल्कुल बाहर मत निकलना। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो रूम सर्विस की बेल दबा देना। मैंने सर्वेंट से कह दिया है, वो आ जाएगा। उसने अपना कोट उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। रुद्रवीर के जाते ही काव्या ने अपना खौफनाक ताव खेला। उसने नौकरानी को धमकाकर पहली मंजिल की सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर पारदर्शी तेल गिरवा दिया। अवनी को दोपहर में जब प्यास लगी तो उसने रूम सर्विस के लिए बेल बजाई, लेकिन कोई नहीं आया। प्यास से गला सूखने पर वह खुद ही पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकली। हवेली के गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था। अवनी धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखा उसका पैर तेल पर फिसल गया। अवनी के मुंह से एक भयानक चीख निकली। उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वह तड़पती हुई सीढ़ियों से नीचे मार्बल के सख्त फर्श पर लुढ़कती हुई चली गई। एक दर्दनाक धमाके के साथ उसका शरीर नीचे गिरा। मेरा मेरा बच्चा। अवनी अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़कर कराहने लगी। उसके शरीर से खून की लाल धार बहकर संगमरमर के सफ़ेद फर्श पर फैलने लगी। तभी सीढ़ियों के ऊपर काव्या आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि एक खौफनाक ठंडी मुस्कान थी। भाभी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे अस्पताल ले चलिए। अपनी फर्श पर घिसटते हुए अपनी जेठानी के आगे हाथ जोड़ने लगी। उसकी आवाज़ सिसकियों में डूब रही थी। काव्या ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना अवनी, मैं तुम्हें इस घर का वारिस नहीं लाने दूंगी। काव्या मुड़कर जाने ही वाली थी कि तभी हवेली का भारी दरवाज़ा झटके से खुला। रुद्रवीर अपनी फाइल्स भूल जाने की वजह से अचानक वापस लौटा था। सामने का नज़ारा देखकर
उसका कलेजा मुंह को आ गया। अपनी रुद्रवीर की दहाड़ से पूरी हवेली दहल उठी। अपनी फाइल्स लेने वापस लौटा रुद्रवीर पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागा। सीढ़ियों के नीचे खून से लथपथ अवनी को बेसुध पड़े देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। रुद्रवीर ने एक पल की भी देरी किए बिना अवनी को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। अवनी के कपड़ों पर लगे लाल खून को देखकर उसके हाथ कांप रहे थे। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी काव्या ने तुरंत अपनी चाल बदली। वो चेहरे पर बनावटी खौफ और आंखों में झूठे आंसू लाकर भागती हुई नीचे आई। हाय भगवान, यह क्या हो गया? काव्या चिल्लाती हुई रोने का नाटक करने लगी। रुद्र, यह अवनी सीढ़ियों से कैसे फिसल गई? मैं तो रसोई में थी। यह अनर्थ कैसे हो गया? रुद्रवीर के पास इस वक्त काव्या की बातें सुनने या सोचने का वक्त नहीं था। वह अवनी को अपनी बाहों में भींचे हुए चीखा, गाड़ी निकालो, तुरंत अस्पताल चलो। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली। वह अपनी मर्सिडीज की पिछली सीट पर अवनी को लेटाकर पागलों की तरह सिटी हॉस्पिटल की तरफ भागा। कार की पिछली सीट पर अवनी का सिर रुद्रवीर की गोद में था। रुद्रवीर लगातार उसके गालों को सहला रहा था। उसकी अपनी आंखों से आंसू बहकर अवनी के माथे पर गिर रहे थे। अवनी, अपनी आंखें खोलो, प्लीज मुझे देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझसे बात करो प्लीज अपनी। रुद्रवीर की आवाज़ में एक ऐसा दर्द था जो उसने पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। अस्पताल पहुंचते ही अवनी को सीधे इमरजेंसी ओटी में ले जाया गया। बाहर कॉरिडोर में लाल लाइट चल रही थी। रुद्रवीर पागलों की तरह गलियारे में चक्कर काट रहा था। काव्या और बड़े भाई रणवीर जी भी अस्पताल पहुंच चुके थे। काव्या कुर्सी पर बैठकर लगातार ऊंची आवाज़ में रोने का नाटक कर रही थी। तभी लगभग 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का बाहरी दरवाज़ा खुला और सीनियर डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गहरा अफसोस था। रुद्रवीर झटके से आगे बढ़ा। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है और मेरा बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर ने भारी मन से अपना सिर झुका लिया। आई एम सॉरी रुद्रवीर जी, बहुत ज़्यादा खून बह जाने और सीढ़ियों से गिरने की वजह से पेट पर ज़्यादा चोट लगने के कारण हम बच्चे को नहीं बचा सके। अवनी जी की जान तो बच गई है, लेकिन वे बहुत सदमे में हैं। बच्चा नहीं बचा। रुद्रवीर की टांगों ने जैसे जवाब दे दिया। वह दीवार के सहारे टिक गया। काव्या ने तुरंत अपनी झूठी चीख मारी और रणवीर के गले लग गई। कुछ ही देर बाद अवनी को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया। रुद्रवीर भारी कदमों से कमरे के अंदर गया। बेड पर अवनी पड़ी थी। उसकी रंगत उड़ चुकी थी और आंखों से लगातार आंसू की लकीरें बह रही थीं। रुद्रवीर को देखते ही अवनी तड़प उठी। उसने कांपते हाथों से रुद्रवीर का हाथ थाम लिया। रुद्र, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। अवनी की आवाज़ हिचकियों में दब रही थी। सीढ़ियों पर जानबूझकर तेल गिराया गया था। मैंने भाभी के आगे हाथ जोड़े थे, गिड़गिड़ाई थी कि मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वे मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गईं। दरवाजे पर खड़े रणवीर जी और काव्या ने जब यह सुना, काव्या तुरंत रोते हुए अंदर आई और बोली, अवनी, तुम इस वक्त सदमे में हो, इसलिए यह क्या उलूल जुलूल बोल रही हो? मैं तुम्हारी चिठानी हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं भला अपने ही कुल के वारिस के साथ ऐसा क्यों करूँगी? रुद्रवीर खामोश रहा। उसने अवनी के माथे को चूमा और कहा, अवनी, शांत हो जाओ, तुम बहुत थकी हुई हो, अभी आराम करो। अवनी ने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि शायद रुद्रवीर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन रुद्रवीर बेवकूफ़ नहीं था। उसके मन में शक का जहरीला बीज अंकुरित हो चुका था। अवनी को जब नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया तो रुद्रवीर चुपचाप अस्पताल से बाहर निकला और सीधे अपनी हवेली पहुंचा। हवेली में सन्नाटा पसरा था। रुद्रवीर सीधे अपने सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में गया। उसने मुख्य कंप्यूटर खोला और हवेली के गुप्त और मुख्य सीसीटीवी कैमरों की डिजिटल फोटोज खंगालना शुरू किया और फिर जो उसने देखा उससे रुद्रवीर का खून जम गया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि रुद्रवीर के ऑफिस जाने के ठीक 10 मिनट बाद काव्या ने नौकरानी को बुलाकर सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर बोतल से तेल गिरवाया। फिर अवनी की फिसलकर गिरने की खौफनाक क्लिप आई और सबसे दर्दनाक दृश्य वह था जहां अवनी खून में लथपथ होकर काव्या के पैर पकड़ रही थी और काव्या नफरत से अपना आंचल छुड़ाकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ रही थी। रुद्रवीर के सामने अंधेरा छा गया। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंच गईं कि उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए। जिस औरत को उसने माँ का दर्जा दिया था वह इतनी दरिंदा और कातिल निकली। उसने न सिर्फ उसकी मासूम पत्नी पर नीच लांछन लगाई बल्कि उसके अजन्मे बच्चे का भी कत्ल कर दिया। रुद्रवीर ने उस पूरी फोटोज़ को अपनी पेन ड्राइव में सेव किया। उसकी आंखों में अब रोना नहीं बल्कि एक प्रचंड विनाशकारी प्रतिशोध की ज्वाला चल रही थी। वह वापस अस्पताल लौटा। अवनी को होश आ चुका था।
रुद्रवीर ने बेहद नजाकत और शर्मिंदगी से अवनी का हाथ अपने हाथों में लिया। मुझे माफ़ कर दो अवनी। रुद्रवीर की आवाज़ फर्रा गई। उसकी आंखों से एक आंसू छलक कर अवनी की हथेली पर गिरा। मैंने तुम्हारी बात पर तुरंत यकीन नहीं किया, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से सच देख लिया है। अवनी ने अचरज से रुद्रवीर को देखा। अब इस नफरत भरी हवेली में एक पल भी रहने की जरूरत नहीं है। रुद्रवीर ने अवनी को संभालते हुए कहा, हम आज ही अभी इस शहर और इस छोटे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। रुद्रवीर ने अवनी को डिस्चार्ज करवाया। उसने अपनी गाड़ी का रुख हवेली की तरफ किया, सफाई करने और अंतिम फैसला सुनाने के लिए। रुद्रवीर की गाड़ी हवेली की तरफ दौड़ रही थी। अस्पताल से हवेली तक के सफर में गाड़ी के अंदर सन्नाटा पसरा रहा। रुद्रवीर का एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और दूसरा हाथ पैसेंजर सीट पर बैठी अवनी की ठंडी बेजान हथेली को भींचे हुए था। अवनी की आंखें खिड़की से बाहर शून्य में टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर बच्चे को खोने का गहरा दर्द और जेठानी काव्या के विश्वासघात का जहर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही काली मर्सिडीज हवेली के पोर्टिको में आकर रुकी, रुद्रवीर उतरकर तुरंत अवनी की तरफ आया। उसने बेहद नजाकत से अवनी को गोद में उठाया और हवेली के मुख्य दरवाजे के अंदर कदम रखा। डाइनिंग हॉल में बड़े भाई रणवीर जी और काव्या बैठी हुई थी। काव्या अभी भी चेहरे पर झूठी हमदर्दी का मुखौटा लगाए चाय की चुस्कियां ले रही थी, लेकिन जैसे ही उसने रुद्रवीर की आंखों में जलती हुई भयानक गुस्से की ज्वाला देखी, चाय का कप उसके हाथ में कांप गया। रुद्र बेटा, तुम अवनी को ले आए? काव्या ने तुरंत उठकर झूठी ममता से कहा, अरे इसे सीधे कमरे में ले जाकर लिटाओ, बेचारी बहुत कमजोर हो गई है। चुप रहिए भाभी। रुद्रवीर की आवाज़ किसी कड़कती बिजली की तरह हॉल में गूंजी। रणवीर जी चौंक कर खड़े हो गए। रुद्र, यह क्या बदतमीजी है? तुम अपनी भाभी से कैसे बात कर रहे हो? भैया, आज बदतमीजी नहीं, इंसाफ होगा। रुद्रवीर ने अवनी को सोफे पर आराम से बिठाया और अपने कोट की अंदरूनी जेब से वह डिजिटल पेन ड्राइव निकाली। उसने हॉल में लगे बड़े 4K टीवी स्क्रीन का रिमोट उठाया और पेन ड्राइव को सीधे टीवी से कनेक्ट कर दिया। रुद्र, तुम यह क्या कर रहे हो? काव्या का रंग पीला पड़ने लगा। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखने लगी थी। स्क्रीन पर वीडियो प्ले होती ही पूरा हॉल गहरे सन्नाटे में डूब गया। टीवी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा था कि रुद्रवीर के ऑफिस जाते ही काव्या ने नौकरानी को बुलाकर सीढ़ियों पर पारदर्शी तेल गिरवाया था। फिर अवनी की सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरने का दर्दनाक दृश्य आया और अंत में वह सीन जहां खून से लथपथ अवनी काव्या के पैर पकड़कर बच्चे की भीख मांग रही थी और काव्या एक खौफनाक ठंडी मुस्कान के साथ अपना आंचल छुड़ाकर आगे बढ़ गई। वीडियो खत्म होते ही रणवीर के हाथों से उनका चश्मा छूटकर फर्श पर गिर गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। काव्या, रणवीर की आवाज़ में एक गहरा सदमा और घिन घुली हुई थी। उन्होंने घूमकर अपनी पत्नी को देखा। तुम इतनी बड़ी कातिल हो? तुमने मेरे अपने छोटे भाई के अजन्मे बच्चे का कत्ल कर दिया। रणवीर, मेरी बात सुनो, यह वीडियो झूठी है। रुद्र मुझे फंसा रहा है। काव्या हकलाते हुए पीछे हटने लगी। अब बहुत हो चुका भाभी। रुद्रवीर भारी कदमों से काव्या के करीब आया। उसकी आवाज़ में प्रतिशोध और नफरत का एक कड़वा एहसास था। मैंने आपको माँ का दर्जा दिया था। आपने मेरी पत्नी पर चरित्रहीन होने का लांछन लगाया, उसे शारीरिक यातनाएं दी और मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार डाला। अगर आप मेरे भाई की पत्नी ना होती तो आज मैं आपको जेल की उन सलाखों के पीछे सड़ा देता जहाँ से रोशनी भी नसीब नहीं होती। काव्या थरथर कांपते हुए घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ी। रणवीर ने आगे बढ़कर काव्या का बाजू पकड़ा और उसे नफरत से धक्का देकर दूर फेंका। निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। रुद्रवीर ने अपनी भाई की तरफ देखा। रणवीर की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। भैया, रुद्रवीर का स्वर भारी हो गया। अब इस हवेली में मेरे और अवनी के लिए कोई जगह नहीं बची है। जहाँ रिश्तों का कत्ल होता हो वह घर नहीं, कसाई खाना होता है। नहीं रुद्र, मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा। रणवीर ने रुद्र के आगे हाथ जोड़े। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। रुद्रवीर ने अवनी को सहारा देकर खड़ा किया। मेरा फैसला पत्थर की लकीर है। मैं शेखावत एम्पायर का अपना सारा शेयर आपको सौंप रहा हूँ। मुझे इस दौलत का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। रुद्रवीर ने अवनी का हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया। गाड़ी हवेली से निकलकर नेशनल हाईवे पर दौड़ने लगी। मुंबई की घुटन भरी और जहरीली हवा पीछे छूट रही थी। रुद्रवीर अवनी को लेकर
सीधा मनाली के पास स्थित अपने एक बेहद शांत और निजी हिल फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था। रात के लगभग 2 बजे गाड़ी मनाली की बर्फीली और शांत वादियों में स्थित फार्म हाउस के सामने रुकी। चारों तरफ देवदार के ऊंचे पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी ताजगी और सुकून था। रुद्रवीर ने अवनी को कमरे में एक बड़े से आलीशान बेड पर आराम से लिटाया। कमरे में जलती हुई फायरप्लेस की मध्यम पीली रोशनी और गर्माहट फैली हुई थी। अवनी ने रुद्रवीर का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, लेकिन एक गहरा खालीपन था। रुद्र, आपने अपना इतना बड़ा एम्पायर, अपनी हवेली, सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया। अवनी की आवाज में दर्द भरा अचरज था। रुद्रवीर बेड पर अवनी के बगल में लेट गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने अवनी के माथे पर अपने गर्म होंठ टिका दिए। दौलत और एम्पायर मेहनत से दोबारा बनाए जा सकते हैं अवनी। रुद्रवीर ने उसके बालों में अपनी उंगलियां सहलाते हुए कहा, लेकिन अगर मेरी रूह, मेरी अवनी ही टूट जाती तो मैं इस दुनिया के किसी भी कोने में अमीर नहीं रह पाता। तुम मेरी असली दौलत हो। अवनी की आंखों से रात के आंसू छलककर रुद्रवीर की साइड में जज़ब हो गई। उसने अपनी बाहें रुद्रवीर की गर्दन में डाल दी और अपना चेहरा उसकी चौड़ी छाती में छिपा लिया। फायरप्लेस की मध्यम रोशनी में, उस अनजान शांत शहर के आगोश में, दो जख्मी दिलों ने एक दूसरे की गर्माहट में अपनी नई और हसीन जिंदगी का पहला सवेरा महसूस किया। मनाली के उस शांत बर्फीले फार्म हाउस में दिन धीरे धीरे महीनों में बदलने लगे। मुंबई की नफरत, काव्या भाभी की खौफनाक साजिशें और उस हवेली की घुटन भरी कड़वाहट अब बहुत पीछे छूट चुकी थी। रुद्रवीर ने मनाली में ही अपने नए प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन साइट का काम शुरू कर दिया था। वह एक सफल बिजनेसमैन तो था ही, लेकिन अब अपनी के लिए वह सिर्फ एक समर्पित और बेहद प्यार करने वाला पति था। वह हर सुबह अवनी को अपने साथ वादियों में वॉक पर ले जाता, उसके साथ फायरप्लेस के पास बैठकर गर्म चाय पीता और उसकी छोटी से छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता। अवनी, जो कभी खौफ के साये में सहमी रहती थी, रुद्रवीर की बेपनाह मोहब्बत और पनाह में धीरे धीरे एक फूल की तरह खिलने लगी थी। उसके चेहरे पर अब आंसुओं की जगह एक गहरा सुकून और नूर दमकता था। लगभग 9 महीने का समय पलक झपकते ही बीत गया। एक हसीन सुबह जब मनाली की पहाड़ियों पर पहली धूप बिखरी थी, अवनी को अचानक कमजोरी और चक्कर आने की शिकायत हुई। जब डॉक्टर को बुलाया गया और जांच हुई तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए वही खुशखबरी दी, अवनी एक बार फिर प्रेग्नेंट थी। यह सुनते ही रुद्रवीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत अवनी को अपनी आगोश में भींच लिया और उसके माथे को बेतहाशा चूमने लगा। अवनी भी उसके सीने से लगकर रो पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू पुराने जख्मों के नहीं, बल्कि आने वाली नई जिंदगी के बेहद हसीन खुशी के थे। लेकिन इस बेहद सुकून भरे पलों के बीच भी रुद्रवीर कभी कभी रात में बालकनी में अकेला खड़ा होकर दूर पहाड़ियों को निहारता रहता था। अवनी ने कई बार ध्यान दिया था कि रुद्रवीर के दिल के किसी कोने में अपने बड़े भाई रणवीर की यादें आज भी तड़पती थीं। भले ही रुद्रवीर ने हवेली और प्रॉपर्टी छोड़ दी थी, लेकिन रणवीर उसके पिता समान बड़े भाई थे। एक रात अवनी ने पीछे से आकर रुद्रवीर की पीठ पर अपना सिर रख दिया और धीरे से पूछा, आप बड़े भैया को याद कर रहे हैं ना? रुद्रवीर ने मुड़कर अवनी के गालों को सहलाया और एक भारी सांस ली। उन्हें भूलना आसान नहीं है अवनी। उन्होंने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह पाला था। काव्या भाभी की साजिशों ने हमारे पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया, लेकिन भैया का कोई कसूर नहीं था। अवनी ने रुद्रवीर की हथेली को चूमा। 2 दिलों का रिश्ता अब इतना गहरा हो चुका था कि उनमें कोई पर्दा नहीं बचा था। दूसरी तरफ मुंबई की वही आलीशान हवेली अब शमशान की तरह वीरान पड़ी थी। जब से रुद्रवीर और अवनी उस घर को छोड़कर गए थे और टीवी पर काव्या का सच सामने आया था, बड़े भाई रणवीर ने काव्या से सारे पारिवारिक और मानसिक रिश्ते तोड़ लिए थे। हवेली में कोई रौनक नहीं बची थी। पछतावे और अकेलेपन की भयानक आग ने काव्या को अंदर से तोड़कर बीमार कर दिया था। जिस रुतबे, जायदाद और सत्ता के लिए उसने अपनी मासूम देवरानी का सुख और अजन्मा बच्चा छीना था, आज वही दौलत उसे काटने को दौड़ती थी। एक रात अपनी गंभीर बीमारी और तन्हाई के बोझ से तड़पती हुई काव्या ने कांपते हाथों से रुद्रवीर का नंबर मिलाया। मनाली में जब रुद्रवीर के फ़ोन की घंटी बजी तो उसने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से सिसकियों और हिचकियों से भरी एक कमज़ोर आवाज़ आई, रुद्र बेटा, क्या तुम मुझे सुन रहे हो?
काव्या की आवाज़ टूट रही थी। मैं जानती हूँ मैंने ऐसा गुनाह किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जुदाई, इस घर की वीरानी और तुम्हारे भैया के गुस्से ने मुझे मेरी गलती का बेहद खौफनाक एहसास दिला दिया है। मैं बहुत बीमार हूँ रुद्र, मुझे माफ़ कर दो बेटा। अवनी से कहना कि अपनी इस गुनाहगार जुठानी को माफ़ कर दे। काव्या फ़ोन पर फूट फूट कर रोने लगी। रुद्रवीर फ़ोन थामे खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में नमी तैर आई। पास ही खड़ी अवनी ने काव्या के रोने की आवाज़ सुन ली थी। अवनी के दिल में अब अपनी जेठानी के लिए कोई नफरत या बदला लेने की भावना नहीं बची थी। उसने रुद्रवीर के हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से सिर हिलाकर मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हो कि अब पुराने करवाटों को भूल जाने का वक्त आ गया है। रुद्रवीर ने अवनी की तरफ देखा और बेहद भावुक होकर फ़ोन पर बोला, भाभी, अवनी ने आपको बहुत पहले ही दिल से माफ़ कर दिया है। हम जल्दी ही मुंबई आ रहे हैं। अगले ही हफ्ते रुद्रवीर और अपनी मुंबई की हवेली में पहुंचे। जब रुद्रवीर की गाड़ी हवेली के पोर्टिको में रुकी तो बड़े भाई रणवीर और बीमार काव्या दरवाजे पर ही खड़े थे। अवनी को देखते ही काव्या के सब्र का बांध टूट गया। वो भागती हुई आई और सीधे अवनी के कदमों में झुककर रोने लगी। अवनी ने तुरंत अपनी जेठानी को संभाला और अपने सीने से लगा लिया। काव्या ने अवनी के माथे को चूमा और रोते हुए कहा, तुम ही इस घर की असली लक्ष्मी हो और इस खानदान की मालकिन हो अवनी, मुझे माफ़ कर दो। बड़े भाई रणवीर ने रोते हुए रुद्रवीर को अपने गले से लगा लिया। दो भाइयों का पुनर्मिलन देखकर पूरी हवेली का माहौल भावुक हो उठा। रुद्रवीर ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी अवनी की तरफ देखा, जो अब सुरक्षित, सम्मानित और खुशहाल थी। कड़वाहट, साजिश और आंसुओं के लंबे दौर के बाद अंततः शेखावत परिवार में प्रेम, वफादारी और अटूट मोहब्बत का एक नया सुखद सवेरा ढल चुका था। तो दोस्तों, ये थी कहानी अवनी और रुद्रवीर की, तू प्यार है मेरा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।